संख्यात्मक तथ्य अथवा प्रेक्षण जिनका संग्रह किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाता है, सांख्यिकीय आंकड़े कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या संबंधी आंकड़े जो हैं वो क्या किया गया है कि जिनका संग्रह किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य से, यानी पहले से ही उद्देश्य फिक्स है कि हमें इस देश की जनसंख्या की गणना करनी है, हमें यह सामान लेना है, या व्यक्तियों के आय व्यय संबंधी आंकड़े, यानी किसी व्यक्ति को हमें कितना इनकम देना है वो पहले से ही निर्धारित है, तो अगर हम उसका डाटा बनाते हैं तो वो क्या है, सांख्यिकीय आंकड़े है। या किसी नगर में रहने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या, या पहले से ही किसी नगर में 100 स्त्री 100 पुरुष रह रहे हैं तो उनका आंकड़ा निर्धारित है, हम वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य है कि हमें उन स्त्री पुरुष की संख्या को क्या करना है, गणना करना है, तो वो हमारी सांख्यिकीय आंकड़े कहलाती है। एक्चुअल में हम जब सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है इसे समझते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़े का अनुसंधान करके उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं और संभावित परिणामों का अनुमान लगाया जाता है, वह सांख्यिकी कहलाती है। अतः सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: आंकड़ों का अध्ययन कर उपयोगी सूचना प्राप्त करना और भविष्य में संभावित परिणामों का क्या करना, अनुमान लगाना। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, जो आंकड़े होते हैं उनके आलेखीय निरूपण के बारे में बात करते हैं। तो आंकड़े आपने पहले से ही टर्म है कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े जिन्हें हम आसानी से क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम आसानी से एक डाटा प्रेजेंट करके बना सकते हैं, और अवर्गीकृत आंकड़े हम रैंडमली ही कोई आंकड़ा ले सकते हैं। तो इनका आलेखीय निरूपण किस प्रकार किया जा सकता है? पहला दंड आलेख अथवा चित्र अथवा स्तंभ चार्ट द्वारा, दूसरा वृत्त आलेख यानी पाई आलेखन अथवा पाई चार्ट द्वारा, तीसरा आयत चार्ट, चौथा बारंबारता बहुभुज, पांचवा बारंबारता वक्र, उसके बाद संचयी बारंबारता या चित्रालेख। इतने तरीके हैं जिनमें से आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है, आयत चित्र पढ़ना है, बारंबारता बहुभुज पढ़ना है और दंड आलेख यानी वृत्त आलेख पढ़ना है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। किसी भी आंकड़े का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये जो है 3 माप होती है किसी भी केंद्रीय प्रवृत्ति का। अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो मान लीजिए कोई अवर्गीकृत आंकड़ा x1 x2 x3 ... xn है, तो इन मानों के समांतर माध्य को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए कि हम क्या करेंगे, सारे एवरेज समझ लीजिए, समांतर माध्य को कहा जाता है एवरेज। तो मान लीजिए हमारे पास एक आंकड़ा है 2 और 3, 2 और 4 ले लीजिए, तो 2 और 4 का एवरेज जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो 2 और 4 को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 2 और 4 का मीन जो हो जाएगा, माध्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 x2 x3 xn को जोड़ करके और टोटल नंबर टर्म से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं i = 1 to n xi अपान। और अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो हम मान के चलिए कि कोई चर का मान x1 x2 xn है और इसका संगत बारंबारता f1 f2 fn है, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। तो f1 का x1 में, f2 का x2 में, x3 का x3 में, f4 का f4 में और fn का xn में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम f1 f2 तथा fn बारंबारताओं को जोड़ करके उससे डिवाइड कर देंगे। फार्मूला आपका निकल करके सामने आएगा सिग्मा i = 1 to n fi × xi अपान n बारंबारता, जहां n क्या है, सिग्मा i = 1 to n सिग्मा fi है, जहां f1 f2 f3 और fn है। माध्यिका, माध्य के बाद बात करते हैं माध्यिका। और माध्यिका निकालने के लिए यह अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका है। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका के लिए अलग फार्मूला होता है और अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका के लिए अलग फार्मूला होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका के लिए। यह आपके कक्षा 9 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये कक्षा 9 में अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका पूछता है, तो कक्षा 10 के लिए आपको वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका पूछता है एग्जाम में। अब बात करते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं। यदि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस व्यवस्था को बिल्कुल नीचे के मान को बिल्कुल
इस व्यवस्था के बिल्कुल नीचे के मान को माध्यिका कहा जाएगा। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। ये जो आपके नीचे की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल नीचे के मान को, तो वो टर्म की अगर हम बात करें तो गणना के हिसाब से हम उसको निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपने गिना और गिनने के बाद वो संख्या क्या आ गई, विषम आ गई। गिनने के बाद जो आंकड़े दिए गए थे, मान के चलिए अगर आपका आंकड़ा दिया गया है 2, 3, 4, ये आंकड़ा विषम आ गया, तो हम गिनेंगे, जब n बराबर गिनेंगे, पदों की संख्या गिनेंगे, तो 1, 2, 3, यानी 3 क्या है, विषम है। अगर गिनने के बाद विषम आ गया तो माध्यिका निकालने के लिए आप सूत्र रखेंगे n/2, n + 1/2 वहां पद, n/2 + वहां पद, यानी अगर n बराबर 3 है तो माध्यिका जब आप इसका निकालेंगे तो n/2 यानी 3 + 1/2 वहां पद। तो इसको जब निकालेंगे तो 4/2, यानी ये बिल्कुल बीच के मान को, बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कह देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4/2 यानी 2/2वां पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा पद। तो जो बीच के मान आएगा, नीचे के मान नहीं, बीच का मान हो जो आएगा, उसे हम कहेंगे माध्यिका। लेकिन अगर मान के चलिए यही अगर आपका सम आ गया, तब जब आंकड़ों की संख्या सम हो जाए, तो सम हो जाए तो उसके लिए फार्मूला रखेंगे n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बाई 2। n/2वां पद तथा n/2 + 1वां पद का जब आप क्या लेते हैं, जब आप इसका माध्य निकालते हैं, तो वो जो माध्य है वो क्या हो जाती है, माध्यिका। और अब बात करते हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक किसे कहा जाता है, तो बहुलक की बात करते हैं तो बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात बारंबारता वाले प्रेक्षण को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। अधिक बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। जैसे मान के चलिए हमने एक आंकड़ा लिख दिया 2, 2, 4, 9, 10, 12, 15, 21, 2, 8, 7, 2, 2, 2, 7। तो इसमें इस आंकड़े में आप ध्यान से देखेंगे तो 2 की बारंबारता क्या है, अधिक बार है। 2 कई बार आया है, 2 की बारंबारता अधिक बार है, अतः इसका बहुलक भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। सबसे आसान होता है कि इस बार चूंकि बारंबारता सबसे अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण के टर्म को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध की बात करेंगे तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। फार्मूला आप इसे याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ध्यान देते हैं। टाइप फर्स्ट, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों का निम्नलिखित गोल किया, इनका माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो टीम द्वारा किए गए गोल जो है वो दिया हुआ है। तो जब हम इसे हल करेंगे, हल, तो सबसे पहले हम लिखते हैं आंकड़ों को, प्रेक्षणों को हम लिख देते हैं। हमारे प्रेक्षण क्या है, हमारे प्रेक्षण है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको प्रेक्षण दिए होंगे तो प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही किसी एक क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में लिखने पर तो जब आप इसे आरोही क्रम में लिखेंगे यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, कितना आएगा, 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और 3। देखिए 1, 2, 3, 4, यानी 3 कितनी बार है, 4 बार। 3, 3 और 3, 4, फिर आपका आएगा 4 और फिर आपका 4 2 बार है और फिर आ जाएगा आपका 5। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 यहां भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 यहां भी है, टोटल 10 और टोटल दोनों टर्म सही है, बस हम इसे आरोही क्रम में लिख लिए। अब जब आरोही क्रम में लिख लिए तो हमसे पूछा है कि माध्य बताइए, तो गोलों माध्य, तो माध्य बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, माध्य यानी x पर बार बराबर
हम लोग फार्मूला जानते हैं, प्रेक्षणों का योग अब बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी प्रेक्षण कितने हैं हमारे प्रेक्षण, तो जो भी प्रेक्षण है हम उन्हें लिख लेंगे। प्रेक्षण है 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5, यानी टोटल 10 है, बटे 10। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 4 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 बटा 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 2.8। पदों का योग कितना हो जाएगा आपका, पदों का योग, यानी पदों के योग की बात अगर छोड़ दें कि यहाँ पदों की कुल संख्या, पदों कह लीजिए, प्रेक्षण कह लीजिए, आप जो कह लीजिए, प्रेक्षणों ये आपका समांतर माध्य आ गया, 2.8 है इसका समांतर माध्य। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये आपको माध्यक निकालने के विषय में हम बता रहे हैं। माध्यक जब भी आपको निकालना होगा तो प्रेक्षणों की कुल संख्या आप निकालेंगे। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या काउंट किए कितना आया है 10। 10 क्या है, एक सम संख्या होती है ना, जब 10 सम संख्या होती है तो माध्यक निकालने का यानी माध्यिका निकालने का फार्मूला हो जाता है माध्यिका बराबर, तब आप फार्मूला रखते हैं माध्यिका बराबर, तब आपका फार्मूला हो जाता है n बटा 2वां पद n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 + 1वां पद बटा 2। तो n बटा 2वां पद यानी कौन सा पद, 5वां पद प्लस 6वां पद अब बटा कितना 2। ये क्या हो जाएगा, ये 5वां पद क्या हो जाएगा आपका, 5वां हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 भी हो जाएगा 3, 6वां भी हो जाएगा 3, अब बटे 2 यानी 6 बटा 2 यानी कितना 3। यही आपका क्या हो जाएगा, 5वां पद भी आपका 3 है, 6वां पद भी 3 है। क्या हम ऐसे में 5वां 6वां लिख सकते हैं, नहीं। जब भी आपको लिखना होगा प्रेक्षणों को किस क्रम में लिखेंगे, या तो आरोही में लिखेंगे नहीं तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। ऐसे ही इसमें देखिए आपके पास आंकड़े दे रखे हैं, कोई एक आंकड़ा आप ले सकते हैं इसमें से, माध्यक आपको निकालना है तो कोई एक आंकड़ा ले लीजिए। तो हम इस समय सम का लिए चुके हैं तो हम भी सम का ले रहे हैं, देख रहे हैं हमारे पास एक है पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नीचे वाला आंकड़ा, नीचे वाला आंकड़े दे रखे हैं आपके 37 31 42 43 46 25 39 45 और 32, ये आपके आंकड़े दे रखे हैं। तो हम इसके विषय की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आंकड़ों को जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले टर्म की बात करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 25 है, 25 हो जाएगा। इसके बाद 25 के बाद 31 है, 25 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 32 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद 42, उसके बाद 43, उसके बाद 45, 45 और उसके बाद 46, ये दे रखे हैं। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रेक्षण दिए रहे हैं। तो यहाँ प्रेक्षणों की कुल संख्या,
परीक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या n बराबर कितना दे रखा है 9। ये क्या है सम है विषम है? जब विषम होता है तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र आपको बताया गया है। तब माध्यिका बराबर आप क्या सूत्र लिखते हैं? माध्यिका बराबर आप लिखते हैं n बाई n प्लस 1, n प्लस 1 बाई 2 वा पद, यानी कितना हो जाएगा आपका 9/1 बट्टा 2 वा पद, यानी 10/2 वा पद, यानी कितना 10 2 से 10 में भाग देंगे कितना आएगा 5वां पद। और उसके बाद आपका बेहद आसान हो जाता है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, क्या आएगा आंसर 39। तो आपका माध्यिका क्या हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास एक और प्रेक्षण दे रखा है, कह रहा है आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो मान के चलिए आप दूसरे आंकड़े की ही बात कर लेते हैं। तो आंकड़ों का बहुलक, या तो आप प्रेक्षणों को क्या कीजिए, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, जब प्रेक्षण आप आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा क्या है 7 है। 7 देखिए 7 कितना बार है 1 2 3 4 5, यानी 7 7 7 7 7 5 बार है। उसके बाद 7 के बाद 9, 9 कितनी बार है एक ही बार है। 9 के बाद 12, 1 2 3, 3 बार 12 है, 3 बार 12, एक बार 13 है, उसके बाद 15 है, फिर 18 है, फिर 25 है। ये टोटल दे रखे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बहुलक, हमसे क्या पूछा है बहुलक। तो हम बहुलक बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, बारंबारता वाला प्रेक्षण। इसमें सबसे ज्यादा प्रेक्षण किसका आया है 7, साथ ही हमारा क्या हो जाएगा वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बारंबारता 7 की है क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक बार आया है। तो ऐसे में हम बहुलक निकालते हैं। अब बात करते हैं आखिरी टाइप की, जब आपसे पूछ देता है कि आंकड़ों का माध्यक दिया है या माध्य दिया है तो यक्ष की वैल्यू बताइए। तो जैसे आपके पास एक आंकड़ा दे रखा है, आपके पास आंकड़ा दे रखा है, जब हम इसे हल करेंगे तो इसके पास एक आंकड़ा दे रखा है, आंकड़ा कहिए प्रेक्षण कहिए जो आप कह सकते हैं कहिए, प्रेक्षण आपके पास दे रखा है। प्रेक्षण क्या दे रखा है, आपका प्रेक्षण दिया है 6 14 15 17 यक्स प्लस 1 2x माइनस 3 30 32 और 34। प्रेक्षणों की कुल संख्या आपकी कितनी है, प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी जिसको आप यन कहते हैं, यन आपका कितना है, प्रेक्षणों की कुल संख्या 10 है। 10 क्या होती है सम संख्या होती है, 10 आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्यिका का क्या फार्मूला होता है, अब ध्यान दीजिए माध्यक को ही माध्यिका कहा जाता है। माध्यक बराबर फार्मूला हो जाता है n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टा 2। तो n/2 यानी n का मतलब 10। यहां देखिए यहां भी n बराबर 10 आया था, तो कौन कौन सा पद आया था 5वां और 6वां पद, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 5वां पद और यहाँ आपका हो जाएगा 6वां पद बट्टा 2। आपका माध्यक यह दे रखा है, आपका माध्यक इसने कितना कहा है 24, आपका माध्यक 24 दे रखा है। 5वां पद कितना है गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां पद है x प्लस 1 और 6वां पद कितना है 2x माइनस 3। अब ये बटे 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे 2, तो 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 दूना 48। और ये ध्यान दीजिए x और 2x कितना हो जाएगा आपका 3x, अब प्लस 3 में से एक जाएगा तो -2,
-2 को इधर ले आएंगे तो 48 प्लस 2, ये हो जाएगा 3x। तो 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50 बराबर 3x। तो x बराबर तो x बराबर 50/3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 करने 3 और 2 और 0 3 छके 18, 3 छके 18, 16.6। आप ऐसे प्रेक्षण के टर्म को निकालेंगे। अच्छा देखिए, एक छोटा सा फॉल्ट हुआ है। वो फॉल्ट क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ 2x माइनस 13 है, 2x माइनस 13 और मैंने यहाँ 3 लिख दिया है। ध्यान दीजिए, डाटा नोट करते समय आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर डाटा नोट करते समय गलती हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। ये 13 है तो 13 होगा, तो 13 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, और 12 जब इधर आकर के 48 के साथ जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 4 1 5 1 6, तो 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। और जब ये 60 होगा तो 60 से जब हम 3 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये आपका आंसर है, x = 20।